हाँ बेटा, अभी तक हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड जितना भी सब कुछ पढ़ लिया है, शॉर्टकट लास्ट क्लास के अंदर शॉर्टकट भी पढ़े कुछ, ठीक है। तो आज हम एक्चुअली जो 11th का स्ट्रेट लाइन है उसमें जंप कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले एक बात ये बताओ आप लोग, ये बताइए डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट लाइन एंड लाइन सेगमेंट, क्या डिफरेंस होता है स्ट्रेट लाइन और लाइन सेगमेंट में? दोनों को ऐसे ही ड्रॉ करते हैं, हाँ, स्ट्रेट लाइन विद इनफाइनाइट लेंथ, अनलिमिटेड लेंथ, क्या होता है वो? स्ट्रेट लाइन। लाइन सेगमेंट लिमिटेड लेंथ, ठीक है, लिमिटेड लेंथ, समझ आया? तो अब हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन होता क्या है? अ पाथ या फिर लोकस विच इज passing through two points, ठीक है। पास a path which is passing through two points या फिर locus which is passing through two points, क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब आइए जरा, अब स्ट्रेट लाइन का सबसे जरूरी पार्ट क्या है वो सुनो। देखो बेटा, इसे क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और ये फोर्थ, इसको बोलते हैं ओरिजिन, इसको बोलते हैं ओरिजिन। सपोज मैंने कोई एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, ये मैंने इसको एल बोला, लाइन को क्या बोला मैंने? इसको एल, ठीक है। अब इस लाइन एल ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज कोई एक एंगल बनाया, ठीक है। इस एंगल को हम क्या बोलते हैं? इंक्लिनेशन। और इंक्लिनेशन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होगा, इंक्लिनेशन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होगा, समझ आया? ठीक है। और किसी भी स्ट्रेट लाइन का इंक्लिनेशन कहां से होगा? एंटी क्लॉकवाइज, वो भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस से होगा, ठीक है बेटा। अब सबसे पहला पॉइंट होता है स्लोप। स्लोप को हम ग्रेडियंट भी बोलते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं एम से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एम से। तो ग्रेडियंट क्या होता है? स्लोप टेंजेंट ऑफ एंटी क्लॉकवाइज इंक्लिनेशन with positive direction of x-axis is called slope, is called slope। यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो भी एंटी क्लॉकवाइज इंक्लिनेशन होता है उसका टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब tan, उसमें हम क्या बोलते हैं? स्लोप, m, या फिर ग्रेडियंट। क्या होता है ये? tan थीटा। क्या होता है बेटा ये? tan थीटा। क्या होता है बेटा ये? tan थीटा, ठीक है। हाँ जी, क्या बोलते हैं इसको हम? स्लोप tan थीटा। सुनो, देखो, सुनो सुनो सुनो। अब क्या, देखो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है। अब स्लोप कैसे कैसे सकता है? देखो कोई स्ट्रेट लाइन है, हम कैसे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? विद एनी एंगल, विद एनी एंगल। ये ड्रॉ करूंगा मैं, या फिर मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा, या फिर मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा। मतलब मैं किसी भी लाइन का स्लोप किसी एंगल के साथ ड्रॉ हो सकता है, परपेंडिकुलर ड्रॉ हो सकता है,
या फिर पैरेलल नो एंगल ड्रॉ हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, समझ आया? समझ आया बेटा? अच्छा, तो स्लोप जो है, जो यहां पर एंगल है, पहले एंगल की बात करते हैं। जब हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसके एंगल्स क्या क्या रह सकते हैं? एंगल 0 या 180 रह सकता है, 0 या फिर 180। 0 का मतलब पैरेलल, 180 का मतलब कोइंसिडेंस। ठीक है, एंगल π/2 रह सकता है, एंगल एक्यूट रह सकता है, एंगल ऑब्ट्यूज रह सकता है, एंगल ऑब्ट्यूज रह सकता है। इसका मतलब जो स्लोप है, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन may be positive, negative, 0 and infinite. पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 एंड इनफाइनाइट। ठीक है, यानी स्लोप जो स्ट्रेट लाइन का पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है और इनफाइनाइट हो सकता है। पॉजिटिव स्लोप का मतलब क्या है? पॉजिटिव स्लोप का मतलब है कि वो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस से एक्यूट एंगल बना रही है। नेगेटिव स्लोप का मतलब क्या है? वो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस से ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है। जीरो स्लोप का मतलब क्या है? या तो वो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के कोइंसिडेंट है या फिर पैरेलल है। ठीक है, इनफाइनाइट स्लोप का मतलब क्या है? वो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर है। समझ आया? ठीक है, ये चीज लिखो। कैसे लिखोगे? चलो मैं लिखवाता हूं, नोट करो यहां तक। देखो भाई, देखो बेटा, स्लोप ऑफ straight line M, it may be positive, negative, 0 और not defined। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसको हम? not defined। इनफाइनाइट नहीं, not defined। पॉजिटिव का मतलब क्या है? जब एंगल अक्यूट होगा, जब एंगल 0 या फिर पाई, और जब ये परपेंडिकुलर यानी π/2। ठीक है, समझ आए? अच्छा, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन के बीच में जो हमारा स्लोप होता है m इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा हमेशा 0 और पाई के बीच में होगा, 0 और पाई के बीच में, और कभी भी ये परपेंडिकुलर यानी 90 नहीं देता। बहुत रेयर, जब भी कोई एंगल बोलेगा स्लोप बनाने के लिए तो वो 0 से पाई के बीच में, बट एक्सेप्ट π/2। ठीक है बेटा, आइए हाँ जी। अब देखो, सपोज ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, यहां पे इसने 2 पॉइंट दिए हुए हैं। ये ए पॉइंट है, ये पॉइंट बी है। इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2। मैंने इसको ज्वाइन किया यहाँ पर, ये O है। यहाँ तक का लेंथ बेटा ये x1, यहाँ तक का लेंथ ये x2, इन दोनों के बिटवीन x2 माइनस x1, और ये वाला लेंथ इसी तरीके से y2 माइनस y1। अगर इस स्ट्रेट लाइन में ये वाला इंक्लिनेशन ने बोलो तो थीटा, एंटी क्लॉकवाइज थीटा, वो थीटा है, तो ये एंगल थीटा होगा। क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ स्लोप क्या होता है मेरा? स्लोप m होता है tan थीटा, और tan थीटा को क्या बोलते हैं? p/b। क्या बोलते हैं? p/b। ये x2 माइनस x1 है, तो ये वाला भी बेटा x2 माइनस x1 हो, यहां तक का लेंथ। तो क्या हो बेटा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, जिसको हम ग्रेडियंट भी बोलते हैं, हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। अगर मेरे पास मुझे अगर एंगल दिया है तो मैं tan थीटा से निकालूंगा, और अगर मेरे को पॉइंट दिया है तो मैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से निकालूंगा। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन मैं 2 तरीके से निकाल सकता हूं, एंगल से और पॉइंट से। ठीक है, अगर मेरे को एंगल दिया है तो स्लोप या ग्रेडियंट होगा m इक्वल टू tan थीटा। अगर मेरे को पॉइंट दिए हैं तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जैसे स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन joining the points A है,
3 4, बी है 5 6। तो बेटा स्लोप क्या होगा m, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 कितना है 1। तो बेटा tan थीटा हो गया 1। दैट मीन्स ये एंगल, ये वाला जो लाइन है ये कितना एंगल पे इंक्लाइन कर रहा है, किस एंगल पे इंक्लाइन कर रहा है, ये π/4। समझ आया? ठीक है। अब देखो व्हेन अ स्ट्रेट लाइन इक्वली इंक्लाइंड विद एक्सिस, अगर जब भी ऐसा लिखा होगा, इसने क्या बोला है, ये एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रहा है। कितना क्या बना रहा है? इक्वल एंगल। कैसे कैसे इक्वल एंगल बना सकता है? देखो जरा सिचुएशन देखो। हो सकता है वो यहां बना रहा हो सेकंड क्वाड्रेंट में। सुनो ध्यान से बेटा प्लीज, ये एंगल कितना है? ये 90 है, तो दोनों इक्वल एंगल 45 45। तो एंगल कितना हो गया ये 45। तो इस मोमेंट पे स्लोप tan 45 1 हो सकता है। वो यहां पर इक्वल एंगल, इक्वल एंगल का मतलब ये लेंथ भी इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहा है, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो अंदर वाला 45, ये वाला 45। लेकिन हमेशा मैं एंगल कौन सा कैलकुलेट करता हूं? एक्स एक्सिस से, वो भी एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल कौन सा होगा बेटा? ये वाला। ये 45 है, तो ये कितना बचा? तो स्लोप कितना हो गया बेटा? -1। 135 सेकंड क्वाड्रेंट, मार्जिनल एंगल 45, tan 45 माइनस। ठीक है बेटा। अगर ये यहां की बात कर रहा है, यहां की, तो ये 45, ये 45, ये 45, ये 45। लेकिन मैं एंगल कौन सा कैलकुलेट करूंगा? यहां से ये वाला। कितना होगा ये? 225 180। समझ गए ना? इस तरीके से। तो या फिर ऐसे ऐसे बात कर लेते हैं, ये 45 है, तो ये कितना हो गया 135। तो यहां पर स्लोप कितना आ गया बेटा? ये -1 है। तो एक ही स्ट्रेट लाइन ना। ठीक है। अब या फिर वो ऐसे दे देगा, ऐसे। ठीक है, ये 45, ये 45, तो ये कितना हो गया 45। यहां पर स्लोप कितना हो गया बेटा? ये 1। तो देखो यहां स्लोप क्या है 1, यहां स्लोप क्या है? ये कितना है? ये कितना है 1। तो या तो स्लोप जब भी इक्वली इंक्लाइंड की बात करेगा, व्हेन द स्ट्रेट लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड विद द एक्सिस, तो या तो स्लोप 1 आएगा या फिर -1 आएगा। तो मैं हमेशा क्या लिखूंगा? व्हेन द स्ट्रेट लाइन इक्वली इंक्लाइंड विद एक्स एक्सिस, दैट मींस स्लोप मे बी +-1। क्या बोलूंगा मैं? स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन में बी +-1। मैं दोनों सिचुएशन लेके रखूंगा, क्योंकि वो ऐसी सिचुएशन में ये नहीं बोलेगा कि इक्वली इंक्लाइंड विद बोथ एक्सिस इन विच क्वाड्रेंट। अगर क्वाड्रेंट बता दे तो मैं पक्का एक्यूरेट एंगल निकाल सकता हूं, एक एक्यूरेट स्लोप निकाल सकता हूं। जैसे अगर वो क्वाड्रेंट सेकंड बोल दे तो मैं क्या लिख दूंगा 1। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल दे तो, थर्ड बोल दे तो, फोर्थ बोल दे तो, समझ आया? नोट करो, सुनिए। अब अगर सपोज थीटा इज गिवन, देन स्लोप क्या होता है? tan थीटा। इफ 2 points are given, then स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब अगर when a straight line ax plus b y plus c equal to 0, अगर कभी हमें इस तरह का लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन दे दे, ठीक है, तो इसमें स्लोप होता है m इक्वल्स टू माइनस a बाय b, माइनस a बाय b, माइनस a बाय b। ठीक है, कैसे लिखते हैं? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। हम तीन तरीके से स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक है, या तो मेरे को एंगल गिवन होगा, या फिर मेरे को पॉइंट्स गिवन होगा, या फिर मेरे को इक्वेशन गिवन होगी। ठीक है, अब आप ये देखिए,
एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। अगर सपोज मेरे को दो स्ट्रेट लाइन है, मेरे पास स्ट्रेट लाइन 1 है, स्ट्रेट लाइन ये 2 है। अगर स्ट्रेट लाइन 1 है तो इसका एंगल θ1 दिया होगा और स्लोप होगा इसका tan θ1 m1 मैंने बोल दिया, ठीक है बेटा। ये L2 है तो θ2 होगा और m2 होगा स्लोप इसका m θ2। सपोज मैं इसको ऐसे बोलूं, ऐसे मैंने बोल दिया, ये x एक्सिस है, सपोज ये y एक्सिस है, और ये वाला एंगल बेटा θ1 और ये वाला एंगल θ2, दोनों के डिफरेंस का एंगल θ2 माइनस θ1, एंगल बिटवीन द टू स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये डिफरेंस बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, टू डिफरेंस ऑफ एंगल्स बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो एंगल बिटवीन द टू स्ट्रेट लाइंस तो मैं कैसे निकाल सकता हूं? देखो एंगल क्या है यहां पर, इसको मैंने बोल दिया फाई, θ2 माइनस θ1 को मैंने बोल दिया फाई। मैं tan ले लेता हूं दोनों साइड, tan फाई, tan θ2 माइनस θ1, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। tan θ2 क्या बेटा? tan θ2 m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, m1 m2, फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो इस तरीके से मैं एंगल कैलकुलेट कर सकता हूं, ठीक है बेटा। मैं इस तरीके से एंगल कैलकुलेट कर सकता हूं, ठीक है ना। अब यहां देखो सिचुएशन क्या है, हो सकता है ये तो एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन हो गया, मे बी इट मे बी टू स्ट्रेट लाइंस आर पैरेलल कोइंसिडेंट एंड कोलिनियर, पैरेलल कोइंसिडेंट या फिर कोलिनियर। इन दोनों ही तीनों ही सिचुएशन में थीटा क्या हो सकता है? 0 या पाई, ठीक है। तो फाई, इसको मैं फाई बोल देता हूं, फाई। तो tan फाई, tan 0 0, tan पाई भी 0, तो tan फाई कितना हो गया बेटा? 0। मैं इसको 0 रखता हूं, इसको मैंने 0 रखा, इसको मैंने बेटा 0 डाला, इसको 0, तो 0 अपॉन 1 लिख सकता हूं ऐसे। बोलो बोलो बोलो, क्रॉस मल्टीप्लाई दिस 1 इंटू 0, 1 इंटू दिस 1, तो क्या मिला? m2 माइनस m1 इक्वल टू 0, दैट मीन्स m1 इक्वल टू m2। इसका मतलब क्या है? व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस आर पैरेलल कोइंसिडेंस या फिर कोलिनियर, देन देयर स्लोप्स मस्ट बी इक्वल। जब भी दो स्ट्रेट लाइन पैरेलल कोइंसिडेंस या फिर कोलिनियर होंगी तो उनके स्लोप हमेशा न्यूमेरिकली इक्वल होंगे, हमेशा उनके स्लोप न्यूमेरिकली इक्वल होंगे, ठीक है। नोट करो। देखो हो सकता है when two straight lines are perpendicular, दोनों स्ट्रेट लाइन क्या हो सकती है? परपेंडिकुलर। तो उनके बीच में जो एंगल बन रहा है ये क्या होगा? π/2। देखो ये दो स्ट्रेट लाइन जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है वो एंगल क्या हो जाएगा? अगर वो π/2 हो जाए, अगर वो π/2 हो जाए तो फाई कितना हो गया? π/2। फाई कितना हो गया? π/2। तो tan फाई π/2 का मतलब नॉट डिफाइंड, बोले तो इनफाइनाइट, बोले तो समथिंग अपॉन 0। तो ये हो गया नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब 1/0, समथिंग अपॉन 0 ऐसे बोल देते हैं, समथिंग अपॉन 0 इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू 0, तो m1 m2 इक्वल्स टू माइनस। समझ आया? इसका मतलब क्या हुआ? when two straight lines are perpendicular then the product of their slopes is equals to -1।
जब भी दोनों स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर होंगी तो उनके दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट हमेशा -1 रहेगा, -1 रहेगा। ठीक है, एक चीज और, इफ स्लोप ऑफ वन लाइन, अगर एक लाइन का स्लोप m है, देन स्लोप ऑफ अनदर लाइन -1 अपॉन। क्यों? क्योंकि एक स्लोप m है तो उसका दूसरा का स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल। जैसे यहां पर m1 तो m है, m2 क्या होगा, -1 अपॉन। जब भी दो लाइन परपेंडिकुलर होंगी उनमें से एक स्लोप m है तो दूसरा क्या होगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल। दूसरा क्या होगा बेटा, नेगेटिव रेसिप्रोकल। दूसरा क्या होगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल। ठीक है, अगर इफ L1 L2 दो लाइन है परपेंडिकुलर है और M1 है 3/5, तो M2 क्या होगा बेटा, -5। समझ आया? ठीक है, आओ लिखो जल्दी से। देखो, सपोज A1 B1 C1 इक्वल टू 0 एंड A2 B2 चिंटू, ये दो इक्वेशंस हैं। ये क्या है, देयर आर टू इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस है दोनों के दोनों ये। तो आप लोग ये बताइए कि पहली वाली स्ट्रेट लाइन से स्लोप क्या आएगा, A1/B1। M2 क्या आएगा, भाई समझ आई बात आप लोगों को ये? ठीक है, अब फर्स्ट पॉइंट, व्हेन L1 पैरेलल टू L2, अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल। दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल। तो दोनों का मैं इक्वल रख दूं, A1/B1 माइनस A2/B2, क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, A1B2 A2B1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो बुक वाले क्या कहते हैं, भाई दो स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन ऐसे देखे होंगी, चेक करो या बताओ या उसमें से कोई वैल्यू फाइंड करो जब दोनों पैरेलल हैं। तो बच्चे ये काम करते हैं, M1 निकालते हैं M2 निकालते हैं, फिर कहते हैं ओहो दोनों बराबर है, देखो दिखने में सेम है तो ये पैरेलल है। जबकि हमें क्या करना है, हमें दोनों इक्वेशन को ऐसा देखना है, उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई चेक करनी है। A1 A2 माइनस A2 B1 0 आ गया तो पैरेलल, खत्म। समझ आया? A1 B2 माइनस A2 B1 0, लाइन पैरेलल। ये नहीं कि हम M1 निकालें M2 निकालें फिर बराबर रखें, ओहो बराबर है तो। समझ आया? अरे इसी तरीके से when L1 परपेंडिकुलर टू L2, when two straight lines are perpendicular, तो इसका मतलब क्या है, दोनों के स्लोप का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा, प्रोडक्ट का, दोनों के स्लोप के प्रोडक्ट का प्रोडक्ट, अरे मैं क्या बोलते जा रहा हूं, -1 होगा ना होगा। तो अभिषेक ये लिखना है आपसे, when L1 and L2 are perpendicular then the product of the two slopes are equals to -1। तो स्लोप M1 कितना है, -A1 अपॉन B1 माइनस A2 अपॉन B2, ये भी माइनस, इस माइनस से वाला माइनस उड़ा दे तो क्या बचा, A1 A2 B1 B2 इक्वल टू 0, A1 A2 प्लस B1 B2 इक्वल टू 0। अच्छा, तो अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो बच्चे लोग कैसे करते हैं, बच्चे लोग M1 निकालेंगे M2 निकालेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, जब कट के आएगा -1, हाँ आप समझ आया, -1 है। लेकिन हम ये नहीं करने वाले, हम क्या करने वाले हैं, दोनों स्ट्रेट लाइन के सेम वेरिएबल की कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई का सम अगर 0 है तो ये परपेंडिकुलर है। यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अगर दो स्ट्रेट लाइन में x और y के कोफिशिएंट का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 0 है तो पैरेलल। अब म्यूचुअल मल्टीप्लीकेशन 0 है, म्यूचुअल मल्टीप्लीकेशन 0 है तो वो क्या होगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, कैसे देखिए, √3x प्लस y इक्वल्स टू 0,
देखो ये दो स्ट्रेट लाइन, देखिए ये दो स्ट्रेट लाइन है, मेरे को चेक करना है ये पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। तो मैं ऐसे चेक करता हूँ, देख ऐसे देख, पैरेलल के लिए दो तरीके से चेक कर सकता हूँ। सुन लड़की, इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट सेम सेम तो पैरेलल, या फिर इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, -4 -9 0 नहीं आया, फिर मैं म्यूचुअल मल्टीप्लिकेशन करूंगा, 2 3 6 प्लस -6 कितना आ गया 0, ये परपेंडिकुलर है, दोनों लाइंस क्या है परपेंडिकुलर। अच्छा, अब जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो उसके अंदर दो केस होते हैं, या तो वो पैरेलल होंगी या फिर परपेंडिकुलर होंगी, और पैरेलल परपेंडिकुलर नहीं है लेकिन इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल परपेंडिकुलर नहीं है लेकिन वो इंटरसेक्टिंग है, देन फाइंड द एंगल बिटवीन देम, ऐसा बोलेगा। ठीक है, क्या बोलेगा, वेदर द टू स्ट्रेट लाइन आर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर, इफ नॉट देन फाइंड द एंगल बिटवीन देम। ठीक है, अगर दोनों के बीच में वो पैरेलल और परपेंडिकुलर नहीं है तो उनका एंगल फाइंड करो, और एंगल फाइंड करने का तरीका क्या है, tan phi इक्वल्स टू पैरेलल अपॉन परपेंडिकुलर, ये लिखूंगा, ये याद करोगे आप लोग। ये कैसा फॉर्मूला है, हमने तो बुक्स में पढ़ा है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, नहीं अब ये याद करोगे पैरेलल अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि पैरेलल मुझे लिखना जल्दी से आता है। कैसे लिखना आता है मुझे पैरेलल, बताओ, a1 b2 a2 b1, परपेंडिकुलर लिखना आता है मेरे को कैसे, a1 a2 प्लस आंसर यहां से निकाल सकते हो थीटा। अदरवाइज बच्चा क्या करते हैं, बच्चा लोग क्या करता है, tan phi m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2, ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे, m1 निकालेंगे m2 निकालेंगे, यहां डालेंगे, एलसीएम विलसम लेंगे, काटा पीटी करेंगे, तब लाएंगे, और बीच में ओ शिट कहीं गलती हो गई, आंसर नहीं आ रहा है, और यहां कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, क्या याद रखोगे, when two straight lines are parallel, क्या याद रखोगे, when two straight lines are parallel then the coefficient cross multiplication of their coefficients are always equals to 0, a1 b2 b2 a1। ठीक है, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो म्यूचुअल मल्टीप्लिकेशन का सम 0 होगा, a1 a2 प्लस b1 b2, और क्या एंगल पूछा है तो पैरेलल अपॉन परपेंडिकुलर, पैरेलल की कंडीशन ये, परपेंडिकुलर की छापी। देखो बेटा, अगर सपोज हमें एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी दिया है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, देन अब मेरे को ये पता करना है ये क्वाड्रिलेटरल जो है ये पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, ये करा दिया मैंने, करा दिया ना। अब कैसे किया था हमने, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। अब मुझे ये सीखना है विद द हेल्प ऑफ द स्लोप, कि स्लोप की हेल्प से मैं कैसे पता लगा पाऊंगा कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये पैरेललोग्राम है, ये रोम्बस है, ये रेक्टेंगल है, या फिर स्क्वायर है, या फिर स्क्वायर है। हाँ जी, अगर ये पैरेललोग्राम है, ध्यान से सुनिएगा, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, तो पहले मैं ए बी का स्लोप निकालूंगा m1, फिर इसका m2, m3, m4, m1 m2 m3 m4। हाँ जी, मैं स्लोप निकालूंगा ए बी का m1 m2 m3 m4। अब उसमें क्या क्या होगा, m1 और m3 इक्वल और m2 और m4 भी इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, देन इट मे बी पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है। तो
कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर में भी तो देखा अपोजिट साइड पैरेलल होती है, ठीक है ना। तो इसमें दूसरा इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे कि मैं एडजेसेंट साइड का स्लोप चेक करूंगा, उनका प्रोडक्ट। अगर ये -1 आ गया, अगर ये -1 आ गया तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90। तो यहां से भी अगर 90 हो गया तो रेक्टेंगल या स्क्वायर हो जाएगा, रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर। तो मुझे तो ये अगर पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो ये 90 नहीं आना चाहिए, 90 नहीं आना चाहिए। तो मैं इसमें दो चीजें और चेक करूंगा, क्या निकालूंगा स्लोप M5 M6, डायगोनल का स्लोप निकालूंगा। क्या निकालूंगा? डायगोनल का स्लोप। और M5 और M6 का भी प्रोडक्ट चेक करूंगा। अगर पैरेललोग्राम में उसके दोनों डायगोनल परपेंडिकुलर है या परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं तो वो रोम्बस या फिर स्क्वायर होते हैं। तो ये पैरेललोग्राम, समझ आया। तो पैरेललोग्राम के प्रूफ करने के लिए क्या है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल बट एडजेसेंट साइड्स आर रेक्टेंगल, मतलब एडजेसेंट साइड क्या होंगी, वो परपेंडिकुलर नहीं होगी और उसके डायगोनली परपेंडिकुलर नहीं होंगे, ठीक है। रोम्बस में अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये तो यूनिक है सबके अंदर है, तो ये तो सभी के अंदर है, ये तो सभी के अंदर है, तो चेक करोगे करो क्या। अगर ऐसा है तो ही तो वो पैरेललोग्राम, वो तो ही तो इनमें चारों में से कोई भी कंडीशन है। तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि वेरी फर्स्ट वी हैव टू चेक M1 इक्वल्स टू M3 और M2 इक्वल्स टू M4, ये कर लेंगे। तो उसके बाद सभी के अंदर वो वाला स्टेप तो कॉमन हो गया, ये स्टेप 1 ये स्टेप 2, ठीक है। अगर ये M1 M3 के इक्वल है, M2 M4 के इक्वल है, तो ही तो इसका स्लोप, व्हेन द स्लोप ऑफ M1 and M3 आर इक्वल, M2 and M4 इक्वल, तो ही तो ये पैरेललोग्राम है। वेल पैरेललोग्राम का मतलब इन चारों में से कोई भी हो सकता है। तो अब रोम्बस के लिए क्या और मुझे चेक करना है, रोम्बस के लिए क्या मुझे और चेक करना है कि एडजेसेंट साइड्स परपेंडिकुलर नहीं होनी चाहिए लेकिन इसके डायगोनल परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तो ये रोम्बस हो जाएगा, ठीक है। रेक्टेंगल के लिए क्या करना है मेरे को, रेक्टेंगल के लिए एडजेसेंट साइड्स तो परपेंडिकुलर होंगी लेकिन डायगोनल परपेंडिकुलर नहीं होंगे, समझ आया। रोम्बस के स्क्वायर के लिए क्या चेक करना है मुझे कि एडजेसेंट साइड्स भी परपेंडिकुलर होंगी और डायगोनल भी परपेंडिकुलर होंगे, तो स्क्वायर है, समझ आया, समझ आया। अगर एडजेसेंट साइड्स एंड डायगोनल दोनों परपेंडिकुलर नहीं है तो वो क्या है, पैरेललोग्राम। एडजेसेंट साइड्स परपेंडिकुलर नहीं है, डायगोनल परपेंडिकुलर है, रोम्बस। एडजेसेंट साइड्स परपेंडिकुलर है, डायगोनल परपेंडिकुलर नहीं है, रेक्टेंगल। एडजेसेंट साइड्स भी परपेंडिकुलर है और डायगोनल भी परपेंडिकुलर है, तो वो स्क्वायर। करिए, करो भी करो, 3-4 घंटे तक करो। देखिए बेटा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखो बेटा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब क्या है, जैसे ये एक्स एक्सिस है और यहां पर ये अब हो सकता है कि लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो या फिर वो वाई एक्सिस के पैरेलल हो लाइन, ठीक है बेटा। तो यहां पर आप एक चीज देखिए कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो वाई एक्सिस पर वो परपेंडिकुलर है। अगर वो वाई एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स एक्सिस पर वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो आप इस वाली इक्वेशन की बात हम करते हैं, इस वाले की। तो ये क्या बेटा, पॉइंट क्या है यहाँ पर, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस या फिर परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, एक ही तो बात है, देख लीजिए। उसी तरीके से इसकी बात कर लेते हैं हम, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस और परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस।
ये तो बात हो गई। तो ये जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसने किसको कट किया है? वाई एक्सिस को। किसी ओरिजिन से कितनी लेंथ पर? मैंने बोलते बी लेंथ पर कट किया है। किस पे कट किया बेटा इसने? बी लेंथ पे। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? दैट इज इक्वेशन इज y इक्वल्स टू बी। क्या होगा इक्वेशन बेटा? y इक्वल्स टू बी। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे? ये देखो, ये y का कोएफिशिएंट यहां पर 1 है, y का कोएफिशिएंट क्या है बेटा? 1, और x का कोएफिशिएंट, तो मैं इसको कैसे लिख दूंगा? ऐसे लिख दूंगा, ऐसे। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या हो सकती है बेटा? y इक्वल टू p, y इक्वल टू p। एंड एक चीज और क्या हो सकती है? कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल्स टू 0 व्हेन द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस। वहां पर दो कंडीशन होंगी, एक तो वो इक्वेशन y इक्वल टू b होगी, और दूसरा उस इक्वेशन का x कोफिशिएंट 0 होगा। उस इक्वेशन का x वाला कोफिशिएंट क्या होगा? 0 होगा। इसी तरीके से जो इक्वेशन y एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब वो x एक्सिस को कट कर रही है, तो ओरिजिन से सपोज वो a लेंथ पर कट कर रहा है, a लेंथ पर, तो इक्वेशन क्या होगा बेटा? वो इक्वेशन इज x इक्वल्स टू a। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगा? 1 इंटू एक्स, 0 इंटू वाई इक्वल्स टू a। तो दूसरा पॉइंट क्या होगा उसमें? कोफिशिएंट ऑफ y इक्वल टू 0, कोफिशिएंट ऑफ y इक्वल्स टू 0। समझ आया? समझ आया सब लोगों को ये वाली चीज? ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन इस वाले टॉपिक से रिलेटेड है, इसने फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which the straight line k minus 3x 4 minus k square y plus k square 7k plus 6 equal to 0. First part, second part, third part. Parallel to x axis, parallel to y axis, और passing through origin. देखो बेटा, ये वाला क्वेश्चन जो हमने ये कंसेप्ट पढ़ा है इसी से रिलेटेड है, ठीक है, इसी से रिलेटेड है। एनसीईआरटी मिसलेनियस का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। वहां पर वो लोग दूसरी तरीके से अप्रोच करते हैं, मैं तुम्हें यहाँ पर एक्यूरेटली कंसेप्ट से अप्रोच कराऊंगा। क्या बोला है क्वेश्चन में? फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द स्ट्रेट लाइन, दिस वन क्या है क्वेश्चन? k minus 3x minus 4 minus k square y plus k square minus 7k plus 6 equals to 0. Find the value of k when it is parallel to x axis, when it is parallel to y axis, and when it is passing through origin. अगर ये इक्वेशन x एक्सिस के पैरेलल है तो क्या हो सकता है? कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल्स टू 0। तो x का कोफिशिएंट क्या है? k minus 3 इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू, आंसर समझ आया? When the equation is parallel to y axis, इसका मतलब y कोफिशिएंट 0, तो y का कोफिशिएंट 4 minus k स्क्वायर, तो k का वैल्यू प्लस माइनस 2। अच्छा, when the equation passing through 0, इसका मतलब कांस्टेंट टर्म 0। देखो x एक्सिस के पैरेलल तो x का कोफिशिएंट 0, y एक्सिस के पैरेलल y का कोफिशिएंट 0, अगर पासिंग थ्रू ओरिजिन तो कांस्टेंट टर्म 0। कांस्टेंट टर्म का मतलब c 0 होगा। ठीक है, यहां पर k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इक्वल टू 0। दूसरा ओरिजिन का मतलब x और y का वैल्यू दोनों 0, ये भी 0, ये भी 0, ये बचा बस फैक्टर इसके k माइनस 1, k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो k का वैल्यू 1 and 6। नोट करिए।